नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। HP टेट केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस ख़त्म। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बोलता है CH3COOH इसको क्या बोला जाता है भाई? एसिटिक एसिड। इसका नाम बोला ग्लेशियल एसिटिक क्यों है? क्योंकि बिकॉज इट फ्रीजेज ड्यूरिंग विंटर के समय ये फ्रीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का आंसर। और बात करूं इसका नाम क्या है भाई? इसको एसिटिक एसिड बोला जाता है। एक बात ये आ जाए, अगर मैं इसका IUPAC नेम बोलूं तो वो हो जाएगा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, ठीक बात होगी। अब ये एक एसिड होता है, ये भी बात ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक एसिड होता है, ठीक हो गया। और अगर मैं बात करूं, एक रिएक्टिविटी ऑर्डर आता है जो हमें बताता है COOH यानी कि फॉर्मिक एसिड इज लेस एसिडिक देन CH3COOH। इसको हम बोलेंगे एसिटिक एसिड, और इससे ज़्यादा जो एसिडिक होता है वो होता है बेंजोइक एसिड। ये भी बात ध्यान में रखनी है। कंसेप्ट आता है कि जैसे जैसे मिथाइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। और अगर मैं एक और ट्रेंड की बात करूं, CH3COOF ये कम एसिड होता है एज़ कम्पेयर टू CH3COOCl, और ये और कम एसिडिक होता है CH3COOH से, यानी कि एसिटिक एसिड। अगर मैं बात कर देता हूँ, अगर मैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ हैलोजन से, यानी कि हैलोजन के जो एसिटिक एसिड होते हैं, हैलोजन के जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उनमें सबसे कम फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, और उसके बाद ये जो हमारा एसिटिक एसिड है वो वाला आ जाता है। ध्यान में बात रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट, बुलेट प्रूफ जैकेट्स आर मेड अप ऑफ। बुलेट प्रूफ जैकेट्स को बनाने में कौन सा यूज़ किया जाता है? क्या नायलॉन 66 है, रेयॉन है, डेक्रॉन है, या फिर कैल्वर है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कैल्वर। कैल्वर इसका सही आंसर है। कैल्वर बुलेट प्रूफ जैकेट्स में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और फिर से इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। नायलॉन 66 की बात करें तो टेंट की जो रस्सियाँ होती हैं या पैरासूट की रस्सियाँ, उनको बनाने के काम आता है। और इसकी नायलॉन 66 की अगर मैं बात करता हूँ मोनोमर्स की, तो आ जाता है हेक्सामिथाइल डायमीन, हेक्सामिथाइल डायामीन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा जो है वो आ जाता है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। ध्यान में बात रखिएगा। रेयॉन की बात करूं तो रेयॉन हमें सेलुलोज से मिलता है। सेलुलोज कैसा पॉलीमर है? ये एक नेचुरल पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर। डेक्रॉन की अगर मैं बात करता हूं तो डेक्रॉन को और क्या बोला जाता है? टेरिलीन भी बोला जाता है, टेरिलीन। तो ये बातें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। डेक्रॉन की अगर मैं मोनोमर्स की बात कर देता हूँ तो दो मोनोमर आ जाते हैं। एक आ जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल ये OH ग्रुप होता है इसमें। और दूसरा आ जाता है हमारा टेरेफथैलिक एसिड, टेरेफथैलिक एसिड, और उसी से ये टेरिलीन नाम भी इसका पड़ा हुआ है। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हमें बताना है, इनमें से एलिमेंट कौन है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो एलिमेंट कोई नहीं है, लेकिन ये जो ग्रेफाइट है ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, एलोट्रोपिक फॉर्म, तो हम इसको एलिमेंट बोलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। चल, एलोट्रोपिक फॉर्म। तो ग्रेफाइट, ब्रास क्या ये कंपाउंड है? नहीं जी, ये तो अलॉय होता है। और अलॉय हमने पढ़ा हुआ है कि अलॉय क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, या फिर नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। नॉन मेटल्स की बात करेंगे, या फिर एंड मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये ब्रास नहीं होगा, ग्रेफाइट कंपाउंड नहीं, एलिमेंट है। तो एलिमेंट की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आइस एक कंपाउंड है जिसमें कि H2 और O2 यानी कि वाटर की हम बात करते हैं, और ब्रास जो है वो एक मिक्सचर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ कुकिंग गैस सिलेंडर। कुकिंग गैस सिलेंडर में मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है भाई? कुकिंग गैस की बात करूं तो एलपीजी की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसके कंस्टिट्यूएंट प्रोपेन भी आता है और ब्यूटेन भी आता है। अब बात करें कि इन दोनों में से किसको चूज़ किया जाएगा, तो ब्यूटेन को हम चूज़ करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में देखने को
मिलता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल ठीक रहेगा। इस हिसाब से अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये इस क्वेश्चन के दो आंसर सी एंड डी दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द सोल्यूशन ऑफ बासिंग सोडा। बासिंग सोडा का सोल्यूशन की बात करें मतलब कि हम इसको किस में, पानी में घोलेंगे। तो जब हम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं या वाटर में डालते हैं, घोलते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, साथ में हमें H2CO3 मिलेगा। ठीक है, कार्बनिक एसिड जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये NaH ये बेसिक होता है, दैट मीन्स इट विल बी ऑप्शन बी, बेसिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ द वाटर। वाटर की मोलैरिटी, प्योर वाटर की मोलैरिटी रट लेना है भाई, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 55.55 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड पर डे इन स्टमक ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन। अगर हम एक ह्यूमन की बात करें तो एक दिन में कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl सिक्रीट होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1.2 to 1.5 लीटर, यानी कि लगभग 1.5 लीटर के आसपास हमारे पेट में HCl एसिड सिक्रीट होता है। आगे क्वेश्चन देखें, yes, the amount of water produced by combustion of 16 gram of methane in the following chemical reaction। कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है जब हम 16 ग्राम ऑफ मीथेन को जला रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये 1 मोल ऑफ मीथेन विल गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर, और अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करूं तो वो कितना आ जाता है 80 ग्राम। एक वाटर मॉलिक्यूल 80 ग्राम, और 2 की बात करूं तो 2 × 18 ग्राम कर देंगे, 18 दूनी 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखें, फॉर एसोसिएशन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑफ फैक्टर इज। बॉन्ड ऑफ फैक्टर होता है, ये हमें बताता है कि कोई भी एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं उनकी एसोसिएशन होगी या डिसोसिएशन होगी। अगर बात करूं मैं, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो ये डिसोशिएट करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। जब भी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी तो यहाँ पे क्या होगी, डिसोशिएशन होगी, डिसोशिएट्स होगा। और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 आती है तो यहाँ पे एसोसिएशन होती है, एसोसिएशन। तो एसोसिएशन के बारे में ही पूछा है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज़ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। इनमें से सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, तो हाइड्रोजन की। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पे फ्यूल्स दिए हुए हैं और उनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी दी हुई है। तो देखिएगा, काऊ डंग जो होता है उसकी कैलोरीफिक 6000 से लेके 8000 किलो जूल पर किलोग्राम, यानी कि जब हम 1 किलो काऊ डंग को जलाएंगे तो कितनी किलो जूल की एनर्जी निकलेगी, उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू बोल देते हैं। वुड की आपके सामने है 17000 से लेके 22000। पेट्रोल की देखिएगा, पेट्रोल की 45000 आ जाएगी। कैरोसिन की भी उतनी होती है, डीजल की भी उतनी होती है। अगर हम मीथेन की बात करें, मीथेन जो कि CNG में प्रेजेंट होता है तो इसकी 50000 आ जाती है। CNG की बात करें तो वही मीथेन की बात है। LPG की बात आ जाएगी तो ये 55,000 होती है, और बायोगैस की आ जाएगी 35,000 से 40,000, जबकि हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है 1,50,000। इसको ध्यान में रखिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं, वट इज़ pH ऑफ ए सोल्यूशन। एक सोल्यूशन की pH, तो ये H पॉजिटिव आयन से हम बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगली बात देखें, नेम द एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फोरस विच हैज़ अ गार्लिक ऑर्डर। गार्लिक की जैसी सुगंध किसकी आती है, तो इन दिए गए ऑप्शंस में से जो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वाइट फॉस्फोरस की बात की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, सॉल्युबल फ्लोराइड अप टू 1 ppm आर एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर टू प्रोटेक्ट। तो ये टीथ के बारे में है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा कि हम फ्लोराइड्स को जो कि 1 ppm तक के होते हैं उनको ड्रिंकिंग वाटर में ऐड करते हैं ताकि हम अपने दांतों को बचा सकें। नेक्स्ट देखेंगे, विच मेटल रॉड इज़ यूज्ड एज एनोड इन डैनियल सेल। डैनियल सेल में एनोड की तरह किसे काम में लाया जाता है, चलें देख लेते हैं। ये है हमारे पास डैनियल सेल, और अगर मैं डैनियल सेल की बात करूं तो देखो यहाँ पे ये है हमारे पास जिंक का यूज़ किया हुआ है, देखना ध्यान से।
हाँ, जिंक का यूज़, एक मिनट भाई, चलिए देखो जिंक का यूज़ यहाँ पे हुआ है, एक तरफ कॉपर का यूज़ हुआ है। अब बात आ जाती है कि जिंक का यूज़ ये जो है हमारा एनोड आएगा, एनोड, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा कैथोड। ध्यान में रखना कैथोड जो होता है वो अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज को खींचता है, नेगेटिव चार्ज इस तरफ आएगा, यानी कि ये खुद कैसा होता है, ये खुद पॉजिटिव होता है, जबकि एनोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव की तरफ से पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव की तरफ से यानी नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ। तो कैथोड कॉपर और एनोड जिंक, और साथ में देखो ये साल्ट ब्रिज है, यहाँ पे Na2SO4 यूज़ होता है। तो हिसाब से अगर मैं बात करूं जिंक, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर वो कैथोड के बारे में पूछे, कैथोड की तरफ कॉपर का यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द एलिमेंट प्लूटोनियम विद एटॉमिक नंबर 94। तो इसकी खोज जो है वो सी वर्ग ने की थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। अगला देखिए, विच एलिमेंट इज मिक्सड विद नेचुरल रबर ड्यूरिंग वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में सल्फर का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर भाई स्टार्च तो नेचुरल है, सेलुलोज भी, रबर भी, पॉलीस्टायरीन ये नेचुरल नहीं है, पॉलीस्टायरीन, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर पॉल्यूटेंट काउज द डिजीज ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज किस वाटर पॉल्यूटेंट की वजह से होता है, तो ये नाइट्रेट की वजह से, ऑप्शन नंबर सी यहीं पे सही हो जाएगा। याद रखना है आपने, एन से ही नीला होता है और एन से ही नाइट्रेट होता है, तो इससे आपको आसानी रहेगी याद रखने में। अगला, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच ह्यूमन बीइंग एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एटमॉस्फेयर के रीजन की बात की गई है। देखो बायोस्फीयर ये एटमॉस्फेयर का रीजन नहीं है। स्ट्रेटोस्फीयर की बात करेंगे, यहाँ पे आदमी नहीं रहता है। ट्रोपोस्फीयर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं बात करूँ जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, तो आइए यहाँ पे देखते हैं, चलिएगा यहाँ पे देखो ये आ गई हमारी एटमॉस्फेयर की डायग्राम। चलिएगा देखिए ध्यान से, ये सबसे पहले यहाँ पे ट्रोपोस्फियर की बात हो रही है, ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर आता है, स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन लेयर भी प्रेजेंट होती है, फिर मीजोस्फियर आता है, ट्रोपोस्फियर आता है, एक्सोस्फियर आता है। और अगर मैं बात करूँ कि ये जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं इस हिस्से में, ट्रोपोस्फियर वाले हिस्से में। स्ट्रेटोस्फियर की बात करूँ तो यहाँ पे जहाज वगैरह उड़ते हैं, यहाँ पे ही क्लाउड्स भी बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाउड्स स्ट्रेटोस्फियर में, मीजोस्फियर में मिट्रॉइड देखने को मिलते हैं, ट्रोपोस्फियर में सैटेलाइट्स होती हैं, और एक्सोस्फियर में रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं। तो इन बातों को भी आपने ध्यान में रखना है। चलें अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। बट विल बी द चेंज इन pH ऑफ अ सोल्यूशन व्हेन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एज पॉजिटिव इज इंक्रीज्ड बाय फैक्टर 100। तो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁻², और हमारे पास न्यूट्रल होती है 10⁻7। जब इसमें ऐड किए जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन ऐड होगी या कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो 10⁻9। और ये किसकी, ये बेसिक की होती है। अगर हम अगर हम pH चार्ट के बारे में बात करें या उसको ध्यान में रखेंगे, तो 10⁻9 पहले कितने थे, 10⁻7। अब यहाँ से जा रही है, मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बेस बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, डिक्रीज बाई 2। आगे देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो किसको बोलते हैं, जीरो केल्विन को बोलते हैं, और किसके बराबर होता है, -273 डिग्री सेल्सियस की। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। आगे देखें, द बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ए इज इतनी, NS2 NP5 एंड दैट ऑफ बी, और बी की भी दी हुई है NS1। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लाइकली टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए एंड बी। ए एंड बी जब रिएक्ट करेंगे तो कैसा कंपाउंड फॉर्म होगा। ऑप्शंस यहाँ पे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा, BA कंपाउंड बनेगा। कैसा कंपाउंड बनेगा, BA कंपाउंड बनेगा। चलिए
आगे देखें, अगला प्रश्न देखें ध्यान से। Which process is used to separate the mixture of two or more immiscible liquids having small boiling point difference? Small boiling point difference जिनके पास होगा उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कौन सी डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। चलें, अगर मैं इसके बारे में आपसे बात करूं तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, है तो सारी की सारी डिस्टिलेशन, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ जाता है। और वो फ़र्क क्या पड़ता है, चलिए देखें। अगर टेम्परेचर में, अगर बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस है तब हम यूज़ करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़, यहाँ पे स्टीम का यूज़ किया जाता है, ठीक है, स्टीम। और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में ये वाली जो आ जाती है स्मॉल बॉइलिंग पॉइंट जिनका होता है टू लिक्विड्स का, उनको। सब्लिमेशन क्या है, जब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, कंजुगेट एसिड ऑफ NH3। अरे भाई देखो, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का क्या कंसेप्ट होता है। देखो, जब भी जैसे मैंने लिख दिया H2SO4, अब ये H2SO4 में से H पॉजिटिव कहाँ गया, चला गया, हट गया भाई, और बचा क्या फिर, जब H2SO4 में से एक H पॉजिटिव चला गया तो हमारे पास बचेगा HSO4 नेगेटिव बचेगा, ठीक है। जो बचा हुआ कंपाउंड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस बोलेंगे। हालांकि ये एसिड था, एसिड क्या बनाता है, कंजुगेट बेस बनाता है। और अगर मैं बात करूं बेस की, जैसे कि कोई भी बेस ले लेते हैं, मैंने ले लिया NaOH ले लिया, जब NOH, ये तो गड़बड़ हो गई, NOH नहीं लेंगे, कुछ और लेते हैं, जैसे कि NH3 ले लेते हैं। NH3 जब ये H पॉजिटिव ले लेगा, जब ये H पॉजिटिव ले लेगा तो क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव, इस तरह से बना देगा, ठीक है। अब जब ये बेस होता है और ये बेस H पॉजिटिव ले लेता है तो उसका क्या बनता है, उसका बनता है कंजुगेट एसिड बनता है, कंजुगेट एसिड। तो यहाँ पे भी कंजुगेट एसिड मतलब कि ये H पॉजिटिव लेगा, जब ये H पॉजिटिव लेगा तो NH4 पॉजिटिव बना देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। अब आपने ध्यान में रखना है, जिसके पास नेगेटिव साइन होगा वो कंजुगेट बेस होगा, जिसके पास पॉजिटिव साइन होगा वो कंजुगेट एसिड होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखने के लिए। आगे देखो, नेक्स्ट वाटर गैस सभी को पता है भाई, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, अभी मैंने बताया था मीथेन की बात करी थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने बताना है, किस किस का, वाटर का, अमोनिया का, OH नेगेटिव का और NH2 नेगेटिव का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है, NH2 नेगेटिव बेसिक, और उससे कम OH नेगेटिव, उससे कम अमोनिया और सबसे कम वाटर की बात करूँ तो ये एसिड एज वेल एज बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, इसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। चलें आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखें। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड एट 298 केल्विन इज, इतनी दी हुई है भाई कंडक्टिविटी, एंड इट्स मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालनी। तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला होता है K × 1000 अपॉन मोलैरिटी। अगर मैं K की बात करूं तो K क्या होता है, K होती है कंडक्टिविटी, ठीक है, और मोलैरिटी भी यहाँ पे दे रखी है सोल्यूशन की, तो हम ये निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी। K की जगह हम क्या लिख देंगे, K की जगह लिख देंगे 0.0248 इंटू 1000 करना पड़ेगा, और फिर मोलैरिटी तो दे रखी है 0.20। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 124, 124 साइमन मोल -1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान में बात रखनी है। आगे देखें, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल
इज ग्राम, इन होगा यहाँ पे, इन ग्राम इज, ग्राम में हमने मास बताना है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, चलो तो इसकी बात अगर मैं करूं तो सीधी सी बात है, 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या है, कार्बन की बात करूं तो 6 2 12 होता है, और अगर मैं ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन के पास होता है 16 और 2 के पास कितना आ जाएगा 2 × 16, 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम, वही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखें, H3PO4, H3PO4 इज विच टाइप ऑफ एसिड, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक या नन ऑफ दिस। तो देखो इसकी बात हम करते हैं, यहाँ से 3H पॉजिटिव जो हैं वो निकल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं OH नेगेटिव, तो ये 3 निकल सकते हैं, तो ट्राई बोलेंगे, ट्राई बेसिक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। H2SO4 की बात करें, H2SO4 तो ये 2H दे सकता है, 2H पॉजिटिव दे सकता है, तो ये कैसा हो जाएगा, डाई बेसिक हो जाएगा, डाई बेसिक। HCl की बात करूं, HCl में से सिर्फ एक ही H पॉजिटिव आ सकता है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे मोनो बेसिक। आगे देखिए नेक्स्ट, द मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मेन गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे देखें, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ मेडिसिन टू ट्रीट हाइपर एसिडिटी, एसिडिटी जब ज़्यादा हो जाती है तब हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं, और उस मेडिसिन में मेन इंग्रेडिएंट कौन होता है, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न, while diluting sulfuric acid it is recommended that the acid should be added to water। जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो क्या बोला जाता है, बोला जाता है कि टेस्ट ट्यूब में ले लो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ले लो, और फिर उसमें क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, वाटर डालेंगे। भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, भाई पटाखा हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि वाटर ले लेंगे टेस्ट ट्यूब में, और फिर ऊपर से टेस्ट ट्यूब की वॉल्स के थ्रू हम H2SO4 डालेंगे। ठीक है, अब मैंने बता दिया क्या होगा, ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होगा तो मतलब कि रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट निकलेगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ये हाईली एक्सोथर्मिक रहेगा। चले आगे बढ़ते हैं, आगे पूछता है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन काउजेज नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपने करना है विटामिन ए, और यही सही आंसर होगा। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से, विटामिन ए की वजह से होती है। एक और बात ध्यान में रखनी है, विटामिन ए की वजह से ज़ीरोफ्थैल्मिया भी होता है, ज़ीरोफ्थैल्मिया। आगे देखिए, विच एलिमेंट इज़ यूज्ड एज ए प्रोमोटर इन हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस में प्रमोटर की तरह कौन होता है, मॉलिबेडनम होता है, ऑप्शन बी ठीक रहेगा। अगर मैं आयरन की बात करूं तो इसी प्रोसेस में आयरन जो है वो कैटलिस्ट की तरह यूज़ करता है। बात करूं कि हैबर प्रोसेस से क्या हमें मिलता है या क्या मैन्युफैक्चर किया जाता है, अमोनिया, अमोनिया मैन्युफैक्चर की जाती है, ये भी ध्यान में रखना है, अमोनिया, और इसको NH3 बोलेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो कोरोजन मोस्ट इजली, सबसे आसानी से कोरोजन इनमें से किसको लगेगा। भाई देखो ये जो है गोल्ड हो गया हमारा, और उसके बाद ये Ag यानी कि सिल्वर हो गया, और एक हो गया कॉपर, तो ये जो हैं ये ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको जंग नहीं लगता है या ख़राब नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, जिंक इज़ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेचुरल रबर इज़ ए पॉलीमर डेराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से नेचुरल रबर मिलता है हमें, तो आइसोप्रीन एक ही ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर पूछे क्लोरोप्रीन का, क्लोरोप्रीन, तो क्लोरोप्रीन से हम सिंथेटिक रबर बनाते हैं, सिंथेटिक रबर का मोनोमर क्या होता है, क्लोरोप्रीन
होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसोटोप्स एटम्स डिफर इन, आइसोटोप्स किस में डिफरेंट होते हैं? तो देखो, अगर मैं आइसोटोप्स की बात कर देता हूँ, ठीक है, आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स बोले तो जिनमें कि सेम एटॉमिक नंबर होता है, क्या बोलेंगे, सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर, ये हमें पता है आइसोटोप्स के बारे में, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट, और दूसरी बात आ जाती है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये एटॉमिक नंबर की हम बात करते हैं। तो देखो, एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो प्रोटॉन्स भी सेम ही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी तो है नहीं। एटॉमिक नंबर भी सेम होगा भाई, अब अलग क्या चीज़ होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात भी हमने कर ली, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तभी तो इसका मास जो है वो वेरी करता है, किसकी वजह से, न्यूट्रॉन की वजह से। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल भाई हाइड्रोजन, H2O की बात करेंगे। हालांकि ये नॉन मेटल होता है, लेकिन इसको रखा कहाँ पे जाता है, ग्रुप 1 में अल्कली मेटल के साथ, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो मेटल के साथ भी और नॉन मेटल के साथ भी रिजेंबल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइसोबार ऑफ 18 आर्गन 40 इसका क्या आ गया, मास नंबर, और आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनका सेम एटॉमिक मास होता है, सेम एटॉमिक मास, तो यानी कि 40 ही होना चाहिए, और ऑप्शन में एक ही है कैल्शियम, और यही बिल्कुल सही है। आगे देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई किसकी सबसे ज़्यादा होगी? तो अगर मैं बात करता हूँ डाउन द ग्रुप जो है साइज़ इंक्रीज़ करता है, तो अगर साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है तो रेडियाई भी इंक्रीज़ करेगी, बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला हमने लगा के जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये सबसे नीचे होता है सीजियम, तो ये इसका साइज़ बड़ा ही होगा। आगे देखें, द प्रोसेस टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द चैफ से हमने ग्रेन को सेपरेट करना है, इसको क्या बोलेंगे, विनोइंग बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर मैं थ्रेसिंग की बात करूं तो थ्रेसिंग जब हम गेहूं को काटते हैं और खेत से ले जाके उसको मशीन तक लेके जाते हैं, और मशीन से फिर जो गेहूं के दाने हैं वो अलग हो जाते हैं और जो प्लांट्स होता है वो अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं थ्रेसिंग, ठीक है। फिर उसके बाद भी इन ग्रेन्स में कोई ना कोई कूड़ा कचरा रह जाता है, और इस कूड़े कचरे को हम सेपरेट किससे करते हैं, विनोइंग से करते हैं। अगला देखो, द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन इज, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या फ़र्क होता है? देखो, इवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर काम कर सकती है, बस उसको थोड़ी सी हीट चाहिए, वाटर जो है वो स्ट्रीम के रूप में ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर मैं बॉइलिंग की बात करूं तो बॉइलिंग के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर व्हाइल बॉइलिंग कैन नॉट। अगला देखिए, विच पॉलीमर इज़ यूज्ड इन बुलेट प्रूफ ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास में अभी हमने बात करी बुलेट प्रूफ जैकेट में, तो वही कैल्वर, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। आगे, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाई, पहली एटॉमिक थ्योरी किसने प्रपोज की थी? तो नाम आता है जॉन डाल्टन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि इनकी जो थ्योरी है वो क्या थी, इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बोला, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 46, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सुपर हैलोजन, सुपर हैलोजन बोला जाता है भाई फ्लोरीन को, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक। आगे देखो, नेक्स्ट, द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाई,
परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो बेकिंग सोडा का यूज़ करके। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, एसिड जनरली स्टोर्ड इन बैटरीज। बैटरीज में कौन सा एसिड होता है, तो सल्फ्रिक एसिड। हम बचपन से सुनते आए हैं और घरों में भी बैटरीज में सल्फ्रिक एसिड, गाड़ी की बैटरियों में भी सल्फ्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट नेगेटिव गेन एंथैल्पी। नेगेटिव गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी है भाई, क्लोरीन की है। ऑप्शन नंबर बी। ध्यान में रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। वाटर ड्रॉप इज फिजिकल ड्यू टू, ये तो सभी को आना चाहिए भाई, सरफेस टेंशन की वजह से, सन्यता की वजह से। आगे देखो, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। लेमन में तो भाई लेमन में विटामिन सी, विटामिन सी इज इक्वल टू सिट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑक्सैलिक एसिड की बात करूं तो ये टोमेटो में पाया जाता है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कहाँ पे, स्पेनेक में भी पाया जाता है, यानी कि पालक में भी पाया जाता है, स्पेनिच। ठीक है। टार्टरिक एसिड की बात करूं तो ये टैमरिंड में पाया जाता है, टैमरिंड, टैमरिंड, इसको हिंदी में बोलते हैं इमली। आगे बढ़ते हैं। पीएच ऑफ ब्लड इज, ब्लड की पीएच 7.4 होती है। ध्यान में बात रखना, ये ब्लड कैसा होता है, बेसिक होता है, बेस होता है। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा और रेयर गैस कौन सी होती है। अब मैं बात बताऊं आपको, तो जो हमारी जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो रेयर ही पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, ये यहाँ पे पूछा है, आर्गन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बेकेलाइट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बिकॉज, क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इट इज़ अ इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, गुड इंसुलेटर होते हैं ये। ठीक है। और अगर मैं बात करूं बेकेलाइट किस तरह का पॉलीमर है, तो ये आ जाता है थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें, प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी बाई। प्योर वाटर हम कैसे सी से ले सकते हैं, तो ये प्रोसेस जो होती है रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलॉयज कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कंसिस्टेंट। तो नॉन मेटल किस में प्रेजेंट होता है, स्टील में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, स्टील। अगर मैं स्टील के कंस्टिट्यूएंट्स की बात करूं, तो जो हमारा स्टील होता है इसमें कार्बन होता है, साथ में आयरन होता है, कार्बन और आयरन। ब्रॉन्ज की बात करूं तो कॉपर एंड टिन अलॉय में से क्वेश्चन आएगा, पक्का इस टॉपिक को कर लेना भाई। ओके। ब्रास की बात करूं तो यहाँ पे जिंक एंड कॉपर देखने को मिलता है, जिंक एंड कॉपर। अमलगम में तो मरकरी होगा भाई, Hg। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ मेडिसिन इज़ यूज टू लोअर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर हो जाए तो क्या होता है, फीवर। फीवर को ठीक करने के लिए जो दवाई मिलती है उसको बोला जाता है एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक। पायरेटिक का मतलब ही होता है हीट। चलो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुइस बेस। कौन सा लुइस बेस नहीं है, तो चल अगर मैं बात करूं लुइस एसिड और लुइस बेस की, तो लुइस भाई साहब क्या बोलते हैं, लुइस बोलते हैं कि जो क्या करेगा, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, वो क्या होगा, वो एसिड होगा। और जो यहाँ पे लिख देता हूँ, कंपाउंड विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे लुइस बेस बोलेंगे। और अगर मैं एसिड की बात करूं, विच एक्सेप्ट्स, जो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाई। अच्छा, इसका आंसर तो रह ही गया भी है, इसका जो सही आंसर होगा 58 का वो है ऑप्शन ए, अमोनिया NH3। नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं,
हाँ जी, आगे देखो, ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ अलम। अलम यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, फटकरी भी बोलते हैं, घरों में यूज़ की जाती है फटकरी। वो क्या करती है, ब्लीडिंग को रोकने का काम करती है। वही बात है, ब्लड क्यों रुकता है, जब कोगुलेशन धक्का बन जाता है तो एलम कोगुलेट्स द ब्लड फ्रॉम एंड फॉर्म्स अ क्लॉट। नेक्स्ट, इफ़ द प्रेजेंस ऑन अ लिक्विड इंक्रीजेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। प्रेशर, अगर प्रेशर किसी लिक्विड के ऊपर इंक्रीज किया जाता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। आगे क्वेश्चन देखें, द फार्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का फार्मूला हमने बताना है। अगर मैं इसकी बात करूं, भाई ये तो पिक्रिक एसिड है ही नहीं। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट और एन लगाएंगे, और ओइक एसिड ये ब्यूटेनोइक एसिड है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अगर मैं इसके नीचे वाले की बात करूं तो ये आ जाता है हमारा पिक्रिक एसिड। बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा ये वाला पिक्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी पिक्रिक। और ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसको बोलते हैं टेरेफथैलिक एसिड, टेरेफथैलिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, आगे है द कंपाउंड विच हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। जिसके पास सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ स्वीट स्मेल। स्वीट स्मेल किसकी होती है, एस्टर्स की होती है, और इनसे खुशबू भी कैसी आती है, पके हुए फलों की तरह। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब वाज यूरिया। यूरिया था भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। किसने प्रिपेयर किया था, होलर, होलर नाम के एक साइंटिस्ट ने 1928 की बात करेंगे। अगर मैं यूरिया का फार्मूला बताना चाहूँ तो वो होता है NH2CO NH2, और सिंपली क्या बोलेंगे, N2H4C और O, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। आगे, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, ध्यान में बात रखना, बॉयल मतलब कि बॉयल करना। बॉयल कब करेंगे हम, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो जो हमारा वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 36। देखो, द कैल्कोजन ग्रुप की बात हो रही है। चलें देख लेते हैं इसको भी, कैल्कोजन ग्रुप, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है। अब मैं बात करूं कि कैल्कोजन जो है वो कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को बोला जाता है, उसी से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रुप 16 होता है, ग्रुप 16। अब ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो ये ऑक्सीजन फैमिली वाले आ जाते हैं, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, NS2Np4, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे देखें, इन एसिडिक मीडियम KMnO4 विल चेंजेस टू H2H4S। हाँ, ये कुछ गड़बड़ जैसा क्वेश्चन है। इन एसिडिक मीडियम KMnO4 विल चेंज, क्या करेगा, ये H2S होना चाहिए था, यहाँ पे H2S होना चाहिए था। H2S को किस में कन्वर्ट करेगा ये, तो बात आ जाती है SO2 KMnO4 के, भाई इसकी तो कोई बात नहीं बन रही है, तो ये ख़त्म, इसको गलत हम मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसने कौन सी थ्योरी या कौन सा रूल रिस्पॉन्सिबल है ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डेफिनेट पाथ में घूमते हैं। ऑप्शन नंबर, या फिर उनकी एग्जिस्टेंस को बताना डेफिनेट नहीं है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और वो बोलता है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली टेल अबाउट द पोजीशन एंड
मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान में बात रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है? ऑप्शन नंबर सी एग्जिस्ट नहीं करता है। आगे देखो 40वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब होता है बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए। हालांकि अगर मैं बात करूं F2 की तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है ये F2 के बीच में, लेकिन हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन जो है वो किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। ऑप्शन नंबर बी, कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन इज करेक्ट आंसर। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट ई अपॉन एम वैल्यू। सबसे ज़्यादा ई अपॉन एम वैल्यू किसकी होती है? तो अगर मैं प्रोटॉन की बात कर लेता हूँ, प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की 0 होती है, सॉरी न्यूट्रॉन की कितनी होती है? 0 होती है। प्रोटॉन की बात करूं तो ये होती है 9.4 इंटू 10⁴ कूलम्ब पर ग्राम, ठीक है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 1.6 इंटू 10⁸ होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हाईएस्ट ई अपॉन एम वैल्यू। आगे देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cb फॉर एन आइडियल गैस इज गिवन बाय, ऑप्शन नंबर डी ठीक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, Cp माइनस Cb इज इक्वल टू आर। आगे देखो, मिसल्स कैसे होते हैं? एसोसिएटेड कोलाइड है, आइडियल सोल्यूशन है, पॉलिश्ड सरफेस या फिर चारकोल ब्लॉक्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स इनको बोलेंगे हम, एसोसिएटेड कोलाइड्स। नेक्स्ट देखें, विच इज़ द मोस्ट सुटेबल मेथड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्राइंग पैन फ्रॉम क्रोजन। जो हमारे घरों में फ्राई पैन होता है उसको क्रोजन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? ग्रीस लगाते हैं, पेंट करते हैं सारे के सारे, या फिर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी, गैल्वेनाइजेशन बाय जिंक। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, विच वन इज़ नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन का एलोट्रॉप कौन सा नहीं है? तो अगर मैं डायमंड की बात करूं, भाई ये तो है। ग्रेफाइट की बात करूं, ये भी है। ब्लैक मीन्स फ्लोरीन, ये भी है। ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन नहीं है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर Cl2 गैस इज पास्ड थ्रू, ओके। तो ये जो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन गैस किससे पास की जाती है? देखो, अगर मैं बात करूं इसकी CaOCl2, ये हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम आ रहा है, तो कैल्शियम तो होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी देखें, 47, 30.110 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम हैज़ हाउ मैनी मोल्स, हाउ मैनी मोल्स, कितने मोल्स होंगे इसके हीलियम के? चलो तो अब एक मोल की बात करें, एक मोल ऑफ हीलियम में कितने होंगे? हमें पता है एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये बात हो गई। और अगर मैं ये इतने एटम्स हो गए, अगर मैं एक एटम की बात करूं, 1 एटम इज इक्वल टू 1/6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स, ये आ जाएगा। हमें निकालने कितने के हैं? इतने के, 30 के। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 30 इंटू 10⁻23 से, तो मैं बोलूँगा कि मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 1/6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई 30.110 इंटू 10⁻23। तो ये कट हो जाएगा 6 से, 6 बन जा 6 और 6 5 जा, ये तो कितने आ जाएंगे भाई? ये आ जाएंगे 5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखें, द केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। किस तरह का केमिकल रिएक्शन है? तो देखो, अगर मैं बात करूं, ये सोडियम है और ये है बेरियम। तो बेरियम सोडियम को रिप्लेस कर रहा है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखिए, व्हेन KCl साल्ट इज एडेड
पोटासियम क्लोराइड साल्ट इज एडेड टू डिस्टिल्ड वाटर, द रिजल्टिंग पीएच विल बी, कैसी पीएच होगी? डिस्टिल्ड वाटर में डालना है हमने KCl, तो इसमें वे नॉर्मल न्यूट्रल रहेगा। साल्ट की बात हो रही है, साल्ट, और साल्ट बनता कैसे है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो बात आती है जब एसिड प्लस बेस ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? साल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो पीएच है न्यूट्रल। नेक्स्ट देखिए, NO2 रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म, भाई NO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो HNO3 ही बनाएगा, साथ में NO2 निकलेगी। रिएक्शन किस तरह से रहेगा? ऐसे NO2 प्लस H2O इट गिव्स HNO3 प्लस NO। ये आगे, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स रिप्रेजेंट इन कंपाउंड 1 3 5 6 ऑक्टा टेट्रीन, ऑक्टा टेट्रीन। चलो भाई बात क्या कर रहा है ये? ऑक्टा, ऑक्टा मतलब कि 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दिए भाई, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे इन यानी कि डबल बॉन्ड है? 1 के ऊपर, चलो 1 के ऊपर, फिर उसके बाद 3 के ऊपर, 3 के ऊपर, उसके बाद 5 के ऊपर, 5 के ऊपर, 1 2 3 4 5 6, 6 के ऊपर भी है, और बाकी सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। आगे देखें, आगे हमारे पास ये पूरे हो गए, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, और यहाँ पे आएंगे 2 आ जाएंगे, इस तरह। जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, ठीक है। तो पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे वो देख लेते हैं पहले। एक हमारा ये वाला हो गया, जिसको मैं ये, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला, 2, ये 3 और ये 4, 4 हमारे पाई बॉन्ड हो गए। और अगर मैं बाकी बचे हुए की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 16। और एक कहीं पे मिसिंग हो रहा है, एक कहीं पे मिसिंग हो रहा है, 17 आने चाहिए थे इसके, तो 17, ओके, ये वाला रह गया था, ये वाला, तो 17 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज नोन एज सिंथेसिस गैस? सिंथेसिस गैस भाई ठीक है, ये CO प्लस H2, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Xe इन xenon F2, तो XeF2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? देखो इसका जो सही आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, sp3d, sp3d। अगला क्वेश्चन, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव? देखो अब इसका सिंपल सा मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिएगा, MnO4 नेगेटिव में Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो कितनी रहती है? +7 रहती है। अब +7 से हमने कहाँ पे लेके जाना है? +2 लेके जाना है, यानी कि कितना? +5 का गैप बन रहा है, तो हमें कितना चार्ज चाहिए? 5 फैराडे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, यस। अगला क्वेश्चन, ओलियम का फार्मूला, ओलियम का फार्मूला रहता है हमारा H2S2O7, ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला ओलियम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ओलियम। आगे देखिए नेक्स्ट, व्हेन कॉपर इज ड्रॉप्ड इन H2SO4 गैस इवॉल्व्ड, जब हम कॉपर को H2SO4 में ड्रॉप करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन ही निकलेगी। क्यों? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, CuSO4 बनेगा प्लस H2। चलें आगे बढ़ें, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट से हम जाना है इन अ पीरियोडिक टेबल, तो क्या होगा भाई? एटॉमिक मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज, हाँ भाई ये तो बात ठीक है, यहाँ पे पूछा है इन्होंने फॉल्स। आगे, द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, हाँ ये भी बात ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। आगे, एटम्स कैन ईजिली इलेक्ट्रॉन, एटम्स नहीं भाई, साइज छोटा होता है तो वो ईजिली इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे,
तो ऑप्शन नंबर सी ये गलत स्टेटमेंट है। अगली वाली, ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट बिकम मोर एसिडिक, हाँ एसिडिक बनते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट भाई, HNO3 और HCl का मिक्सचर होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है कि इनकी रेशो क्या रहती है। HNO3 1 और 3 की रेशो में HCl होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चले आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली एनोडाइज्ड, मोस्ट कॉमनली किसको एनोडाइज की तरह यूज किया जाता है या होता है, ये एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर ए, ये आसानी से एनोडाइज्ड हो जाता है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज थर्माइट प्रोसेस। अब ये थर्माइट प्रोसेस क्या होती है, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि थर्माइट प्रोसेस है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, ये तो ठीक है, लेकिन जिसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन तो होगी, आयरन का जो रिएक्शन होता है, आयरन का रिएक्शन, तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला रिएक्शन, इसको थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, ये आपने रट लेना है भाई। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, हाँ जी आ गया, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 पॉजिटिव इज, O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक ट्रिक ध्यान में रखना, इससे जो है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरफ लिख रहा हूँ मैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, जब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 15 होंगे, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 14 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। अब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, 13 तो 0.5, अगर 12 की बात करूं तो ये 2 हो जाएगा, अगर मैं 11 की बात करूं 1.5 हो जाएगा, 10 की बात करूं तो ये 1 हो जाएगा। फिर नीचे की तरफ 14 के बाद क्या आएगा, 15 के लिए फिर से 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5 और 18 के लिए फिर से 1 हो जाएगा। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसे निकालने हैं, जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है N2 दिया हुआ है N2, तो हमें पता है कि ये 2 नाइट्रोजन होंगे, एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप बोलोगे सर 7 होते हैं, दूसरे वाले में भी 7 होंगे, तो इनको जोड़ के कितना आ गया, 14 आ गया। मतलब ये इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आपने 2 केस ध्यान में रखने हैं, एक तो हो गया हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कार्बन में 6 आ जाएंगे, ऑक्सीजन में 8 आ जाएंगे, 14 ये भाई 3, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। O2 की बात करूं मैं, O2 एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 ऑक्सीजन में और 8 हो जाएंगे, 8 16 के लिए हम 2 लिखेंगे O2। ठीक है, तो इस तरह से। अब यहाँ पे पूछा गया है O2 पॉजिटिव। अब देखो O2 में तो आ जाएंगे 16, अब यहाँ पे पॉजिटिव मतलब 1 की कमी है, तो ये कितने रह गए, माइनस करके 15 के लिए हम क्या लिखते हैं 2.5, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे देखो, इन होमोलोगस सीरीज द 2 कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स डिफर बाय, कंसेक्यूटिव है कंपाउंड ठीक है, और होमोलोगस सीरीज है तो ये किससे डिफरेंट होंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ, और ऑप्शन नंबर बी भी एक ही है, इसको चेंज कर दो, CH2 ग्रुप में अलग होते हैं, वो बढ़ता रहता है। मेलेकाइट किसका और है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉपर, ऑप्शन बी कॉपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पॉलीटेट्रोफ्लोरोइथेन PTFE, इसको यूज़ किया जाता है नॉन स्टिकी बर्तन, नॉन स्टिकी कुकिंग पैन्स बनाने के लिए, ये ध्यान में रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे देखो, द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक
एसिड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोल जाता है एस्टरिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ठीक है। कैसे होता है रिएक्शन, CH3COOH आ गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद अल्कोहल CH3OH, ठीक है। ये इट गिव्स क्या देता है हमें, एस्टर, एस्टर देता है CH3COOCH3 साथ में वाटर, ये एस्टर बन गया, एस्टर। इस प्रोसेस को बोलेंगे एस्टरिफिकेशन। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, इनमें से हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसकी होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। सी और यहाँ पे एच लग गया, यहाँ पे भी एच लग गया, यहाँ पे भी एच लग गया, यहाँ पे Cl लग गया। अब डाइपोल मोमेंट जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ देखो, ये खींचेगा, ये कार्बन, ये इस तरफ इसकी डायरेक्शन बनेगी। हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन की तरफ डायरेक्शन, कार्बन की तरफ डायरेक्शन, कार्बन की डायरेक्शन, ऑप्शन डी। आगे देखो, 95% इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड, इसको रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। फिर से बताना चाहूँ, अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फाउंड इन, सबसे ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किस में पाए जाते हैं भी, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सनफ्लावर ऑयल में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आज देखो नेक्स्ट, हाउ मैनी आयन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कम्प्लेक्स, ये जो कम्प्लेक्स है इससे कितने आयन, जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, CONH3 6 बार, और ये 2 पॉजिटिव में टूटेगा, साथ में Cl नेगेटिव, तो 2 क्लोरीन है तो 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो कितने, 2 तो ये हो गए, 1 ही हो गए, 3 आयन हो गए, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। आगे, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, आइस 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पिघलना शुरू हो जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 273.16 केल्विन, तो ये 0 डिग्री के बराबर होता है केल्विन। नेक्स्ट देखो, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज, बोरेक्स का एक्वस सोल्यूशन कैसा होता है, बेसिक होता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल ठीक होगा, कोई गड़बड़ नहीं। नेक्स्ट है, अ रिएक्शन A+B+C+D+Q इज फॉर्म टू हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज हो रही है, तो पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज हो रही है तब क्या बोलेंगे इसको, ये बोलेंगे कि कोई भी टेम्परेचर के पास पॉसिबल है, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के यूनिट पॉइज होते हैं, ऑप्शन नंबर ए ध्यान में रखना। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज स्ट्रांगली एसिड, इनमें से कौन सा ऑक्साइड सबसे ज़्यादा एसिडिक है, स्ट्रांगली एसिड है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, Cl2O7, Cl2O7। नेक्स्ट, इप्सम साल्ट, इप्सम साल्ट भाई मैग्नीशियम तो आएगा ही आएगा, 7H2O, MgSO4 7H2O, ये होता है इप्सम साल्ट। आगे देखें, द रीजन क्लोज्ड टू अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे तो ये तो ट्रोपोस्फेयर ही है सबसे पास में, अभी हमने चित्र में भी देखा था डायग्राम में लेयर्स के बारे में। नेक्स्ट है, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज, ऑन 60 डिग्री द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बाई अबाउट। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ आप एक ही बात ध्यान में रखनी है, 2 की पावर n, 2 की पावर n, इस तरह का क्वेश्चन के लिए 2 की पावर n। अब ये n क्या होगा, n होगा जो भी टेम्परेचर आपको दिया होगा, गिवन टेम्परेचर अपॉन में 10 डिग्री, तो गिवन कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, अपॉन में 10 तो कितना आ जाएगा 6, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। जब हम 2 की पावर 6 को सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ऑप्शन नंबर बी 64 इज करेक्ट आंसर। ओके, ध्यान में रखना। आगे नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड, ऑप्शन ए। अगला देखें, ड्यूरिंग कंबशन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, जब ग्लूकोज की कंबशन होती है तो
कौन सा प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है? भाई इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर वाटर। ये वही बात है कि ये फोटोसिंथेसिस का उल्टा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर यानी कि H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और साथ में क्लोरोफिल भी होती है, क्लोरोफिल भी होती है। C6H12O6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है और साथ में O2 ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब इसको उल्टा कर देना है, उल्टा कर देंगे तो हमारे पास यही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगला देखिए, सिल्वर मेटल मेड ज्वेलरी बिकम डार्क, कॉपर मेड यूटेंसिल बिकम ग्रीन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रोजन की वजह से भाई, क्रोजन की वजह से सिल्वर जो है वो उसकी ज्वेलरी काली पड़ जाती है, और अगर बर्तन है हमारे पास कॉपर के तो वो ग्रीन हो जाते हैं। ये क्रोजन का उदाहरण है। आगे देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल शो द लीस्ट रिएक्टिविटी विद वाटर। वाटर के साथ सबसे कम रिएक्टिविटी कौन शो करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या ये एल्युमिनियम होना चाहिए, या फिर कैल्शियम होना चाहिए, या फिर सोडियम होना चाहिए, या फिर कॉपर होना चाहिए। कॉपर बिल्कुल सही आंसर होगा, कॉपर। अगला देखें, जनरली सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय विच प्रोसेस। सल्फाइड ओर के लिए क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रोस्टिंग। अगला देखें 53, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल हैव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ पे होगी? देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए? एक तो बात हो गई, जो भी मेटल हमारा, जो भी मेटल डिस्प्लेस करेगा, जो भी मेटल डिस्प्लेस करेगा वो रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पे होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए, या उसकी वैल्यू ई नॉट ऑफ सेल वैल्यू कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, AgNO3 एंड कॉपर। आगे देखो, द डार्क जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज। फ्लेम का जो डार्क जोन होता है वो कौन सा होता है? तो इसकी बात आ जाती है भाई, इनर जोन ही होगा, बिल्कुल सही बात है, इनर जोन। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट कौन सा नहीं है? प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, प्लेटिनम भाई सही बात है। आगे देखो, द टर्म कैटलिस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस करी थी? तो यही है ऑप्शन नंबर सी, बेर्जेलियस। आगे, आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन मिलता है, और पिग आयरन ये इम्प्योर फॉर्म होती है, इम्प्योर फॉर्म, ठीक है। रॉट आयरन की बात करूं तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म। आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कौन सा है भाई? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। नेक्स्ट देखें, एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 13, ग्रुप 13 से बिलोंग करता है, तो बोला ये कैसे ऑक्साइड बनाएगा? तो अगर मैं बात करूं ग्रुप 13 की, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम देखा होगा आपने, Al2O3, एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक होगा उस हिसाब से। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर डिजीज। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर डिजीज है? कैंसर ही है भी मॉलिक्यूलर डिजीज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिएगा आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यही, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप भी बोर होंगे और पढ़ाई भी ठीक से नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।